नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 25 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट में पेड कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं और हर प्रकार के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर तरीके के पेड कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि आपने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है तो आपके लिए फुल पेड कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, पूरी तैयारी आपकी करवाई जाती है। इसके अलावा आपकी तैयारी हो चुकी है तो आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को बेटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस में आपकी हेल्प करते हैं। डेली आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर उसका मॉडल आंसर आपको दिया जाता है। आपके आंसर जो आपने लिखे होते हैं उसको आपको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे पेड कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बताइए और उसके अकॉर्डिंग आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। अब चलिए समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करेंगे। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है मधुबनी चित्रकला के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिविल सर्विसेज में अक्सर ये टॉपिक जो है वो पूछा जाता है। सबसे पहली चीज तो याद रखनी है, मधुबनी का मतलब क्या होता है। तो फॉरेस्ट ऑफ हनी, शहद के जंगल, मधुबनी का एक्चुअल में मीनिंग होता है। और ये ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग हम लोग को देखने को मिलती है, पारंपरिक भारतीय चित्रकला हम लोग को देखने को मिलती है। मिथिला जो रीजन है, मिथिला जो एक जगह हम लोग को देखने को मिलती है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है मिथिला रीजन कहाँ पर लोकेटेड है। तो अगर आप बिहार के इस लोकेशन पे आप देखेंगे यहाँ पर, और ये नेपाल का कुछ लोकेशन, कुछ टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है। और बिहार मतलब कह सकते हैं कि बिहार और नेपाल की जो टेरिटरी है, सदर्न नेपाल और बिहार की कुछ टेरिटरी, तो वो मिथिला रीजन हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, मिथिला रीजन पे हम लोग को देखने को मिलती है। इंडो नेपाल बॉर्डर जो है वो, और बिहार का एरिया एक मेजर एरिया, तो यहाँ पर जो है ये पेंटिंग काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। और मधुबनी पेंटिंग के अंदर आप लोग को माइथोलॉजिकल कुछ आर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखिए, माइथोलॉजिकल ये चित्रकला आपको दिखाई दे रही है, राइट। भगवान शिव और पार्वती माता की आपको दिख रही है यहाँ पर, राइट, चित्रकला। अर्धांगिनी वाली जो पेंटिंग होती है ना, तो आधा जो है वो भगवान जो है शिव है और आधा जो शरीर है वो भगवान पार्वती माता का है। तो ऐसी जो माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स होती है, काफी सारे भगवानों की और काफी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज से ली गई कुछ पेंटिंग करी जाती है यहाँ पर। इसके अलावा सन, मून, प्लांट्स वगैरह, तो इस प्रकार के जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी यहाँ पर पेंट किया जाता है। और ज्यादातर ये पेंटिंग जो है वो महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। और इस पेंटिंग में जो ब्रश जो होता है, जो पेंट करने के लिए जो ब्रश का उपयोग किया जाता है, तो वो ब्रश जो है वो बैम्बू की स्टिक में कॉटन जो होता है, कपड़ा जो होता है, उसको लपेट कर कुछ बनाया जाता है। तो ये इसके ब्रश बनाने की भी एक अलग कला है, राइट। इसके अलावा ये पेंटिंग जो है गाइस, ये जो फ्रेशली प्लास्टर, जो अभी दीवार पर जो नया नया प्लास्टर जो हुआ होता है, तो उसके ऊपर ये बनाई जाती है, राइट। जनरली मधुबनी पेंटिंग मतलब दीवार पे बनी गई पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। बट अभी क्या हुआ, कमर्शियलाइजेशन काफी ज्यादा हो गया और काफी ज्यादा लोग जो है वो मधुबनी पेंटिंग जो है उसको खरीदते हैं, राइट। तो इसके लिए ये पेंटिंग जो है वो आज की डेट में पेपर पर भी और क्लॉथ पर भी बनाई जाती है। बट इनिशियली की बात करें, और या फिर इसके जो ट्रेडिशनली जो ये पेंटिंग बनाई जाती थी वो दीवार के ऊपर बनाई जाती थी, आज भी दीवार के ऊपर बनाई जाती है। बट काफी सारे लोग इसको क्लॉथ पे, कपड़े पर और पेपर पर भी बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें। इसके अलावा इसमें जो कलर्स का उपयोग किया जाता है, वो कलर अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि ब्लैक कलर बनाना है, तो ब्लैक कलर के लिए सूट जो होता है, सूट आप समझते हो कि सूट क्या होता है। देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं पर भी लालटेन जो होती है, या फिर जनरली दिया दिया जब जलता है तो आप उसके ऊपर देखेंगे, अगर आप उसके ऊपर कुछ लगा दें, या फिर आपके घर में जो मंदिर होगा, राइट, तो या फिर कोई जगह जहां पर आप दिया जलाते होगे, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर वाली जो दीवार होती है वो काली काली हो जाती है, राइट। या फिर आपको जो मंदिर होता है, छोटा सा मंदिर घर में जिसमें दिया लगाते हो, तो दिया आपने जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कुछ ब्लैक, कुछ दिनों बाद आप देखोगे ब्लैक कलर हो जाता है। या फिर जो लालटेन होती है ना, बचपन में आपने देखी होगी लालटेन वगैरह, राइट, आपने यूज भी की होगी। और काफी सारे जो साइंस के प्रोजेक्ट्स जो हुआ करते थे उसमें लालटेन वगैरह भी होती थी। तो आपने देखा होगा लालटेन के जो ऊपर है, लालटेन को अगर आप जलाओगे तो थोड़ी समय के बाद जो है वो उसके ऊपर काला काला कुछ बन जाता है ना, दैट इज कॉल्ड सूट। ठीक है, तो सूट और काउडन, गाय के गोबर और सूट की मदद से ये ब्लैक कलर जो है वो बनाया जाता था।
व्हाइट कलर जो है वो राइस चावल का जो पाउडर है ना उससे व्हाइट कलर बनते थे। तो इस प्रकार से जो इसमें जो कलर का उपयोग किया जाता है वो कलर भी अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ इसके बारे में जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिला हुआ है मधुबनी पेंटिंग को, ठीक है। तो ये रीजन आपको थोड़ा सा याद रखना है, मिथिला रीजन पर ये पॉपुलर है आर्ट कला, राइट। और सिर्फ इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा बाहर का कुछ और एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये लूनार लेक से रिलेटेड टॉपिक है। लूनार लेक जिसके बारे में आपको याद आ रहा होगा हम लोगों ने डिस्कशन भी किया हुआ था, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। 16 जून 2020 का लेक्चर है, उसका पहला ही टॉपिक हम लोगों ने यही डिस्कस किया था लूनार लेक का, ठीक है। मेरा आपसे अभी के लिए क्वेश्चन है, फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए लूनार लेक कहां पर लोकेटेड है, राइट। और बाद में जिन बच्चों ने नहीं देखा ये वाला वीडियो 16 जून वाला, वो जाकर देख लीजिए, पूरा डिटेल में हर एक चीज मैंने लूनार लेक के बारे में आप लोग को पढ़ाई हुई। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि अचानक से इस लेक का जो कलर है वो पिंक हो गया था, राइट। और उसके बारे में काफी कम जानकारी थी क्यों हुआ है, बट अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलोआर्किया माइक्रोब्स, हेलोआर्किया रोगाणुओं। तो इनके कारण जो है ये बैक्टीरिया जो है ये वाला, उसके कारण लोनार लेक का कलर जो है वो पिंक हो गया, क्योंकि ये सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है, राइट। तो ऐसा कहा जा रहा है, तो इसी के कारण, इसके मौजूद होने के कारण ये पिंक कलर का हम लोग को देखने को मिली। इसके अलावा पानी नहीं बरसा है और यहाँ पर काफी समय से ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी डिस्टर्बेंस इस लेक पर नहीं हुआ था, तो इसलिए ये जो बैक्टीरिया जो थे उन्होंने हलचल दिखाई और फिर इसका कलर जो है वो पिंक हो गया। तो इतनी बस सिंपल सी चीज वाली आप याद रखो बस। मेनली लोनार लेक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप 16 जून के लेक्चर पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको या तो यूट्यूब के सर्च कॉलम पे आप सर्च करिएगा 16 जून 2020, उसके आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर। जो सबसे पहले जो टॉपिक आएगा, लेक्चर आएगा या वीडियो आएगा, वो यही वाला होगा। और इस वीडियो के पहले सबसे पहले टॉपिक पर ही मैंने ये वाला डिस्कस किया, यानी कि सबसे शुरुआत में ही, सॉरी, सबसे शुरुआत में ही जो है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब पेपर 1 से रिलेटेड गाइज इतने ही टॉपिक्स थे आज। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, हालांकि आज सैटरडे तो काफी सारे आपको रिपीटेड टॉपिक्स भी मिलेंगे, जैसे कि ये वाला जो टॉपिक है ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 13 जुलाई 2020 को, इसी महीने पे हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा इस टॉपिक को। आप चाहें तो इस वीडियो पर जाकर रेफर कर सकते हैं 13 जुलाई वाले। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की। तो इस रिपोर्ट में पता लगा है कि राज्यसभा के अंदर 24% मेंबर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। और अगर हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात करें तो टोटल 229 एमपीज में से 12% या फिर 28 एमपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। और 229 एमपी में से 203 ऐसे हैं या फिर 89% ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके पास 1 करोड़ से ऊपर के वर्थ के एसेट्स हैं, यानी कि उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ से ऊपर की हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये कुछ रिपोर्ट के थ्रू पता लगा है। बाकी आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए आप ये 13 जुलाई वाले लेक्चर पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो देखिए जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, इनका कहना यह है कि सेंटर अभी कोई भी नई फिस्कल पॉलिसी लेकर नहीं आएगी, कोई भी नया कमिटमेंट लेकर नहीं आएगी इकोनॉमी को रिवाइव करने वाला, जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती है। तो देखो ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूं। तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही होगा इसकी कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हम लोग को देखने को मिला था, और इवन आज भी काफी सारी जगहों पर लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। तो हम लोग जो देख रहे हैं गाइस, तो इसके चलते क्या हो रहा है, धंधा पानी लोगों का बंद हो गया, लोगों के पास इनकम नहीं है, राइट। अब जब लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो लोगों की प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती जाएंगी, राइट, क्योंकि लोगों के खर्चे बहुत सारे होते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो लोग बाग ऑलरेडी परेशान है। तो सरकार ने देखा कि इस प्रकार के जो इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्री में आ रहे हैं, तो उसको मतलब खत्म करने के लिए या इकोनॉमिक क्राइसिस को कम करने के लिए सरकार इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लेकर आई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा भी था, राइट। उसमें हम लोग ने वेरियस चीजों के बारे में देखा था कि सरकार जो है वो काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन ऑफर कर रही है, क्रेडिट ऑफर कर रही है, राइट। और भी काफी कुछ चीजें हमने देखी थी जो कि इकोनॉमी को रिवाइव करने पर फोकस कर रही थी, राइट। तो अभी जो है एट प्रेजेंट कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप हो रही है, और हमने पढ़ा भी था कि 15 अगस्त 2020 को पॉसिबिलिटी यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। अब आपको पता है गाइस कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च हो जाती है तो ऑब्वियस ये बात है कि उस वैक्सीन के मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, भारी मात्रा में उस वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा लगना है, और पैसा कौन प्रोवाइड कराएगा, सरकार प्रोवाइड कराएगी। दूसरी बात, उस वैक्सीन तक लोगों तक पहुंचाने के लिए, हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए भी पैसा लगना है, और गरीब लोग जो होंगे गाइस वो ऑब्वियस सी बात है कि वो वैक्सीन को पैसे देकर खरीद पाएंगे नहीं, तो उनके लिए भी अरेंजमेंट करना जरूरी है। भले ही एक बार हम लोग मान लें कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे अबव लोग हैं, कि जो अबव पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि उनके लिए कुछ शायद अमाउंट जो है वो रख दिया जाए वैक्सीन का, थोड़ा बहुत अमाउंट,
राइट, अफोर्डेबल अमाउंट जो कि वो अफोर्ड कर पाए। बट बीपीएल के लिए तो सरकार को ऑफर करना ही पड़ेगा पूरा का पूरा वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट में उन लोगों को, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो ऑलरेडी अभी जो है वो अगर हम लोग फ्यूचर को देखें या फोरकास्ट करें तो आने वाले समय में सरकार का पैसा जो है वो वैक्सीन के ऊपर बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो इसीलिए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ने, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये बात कही है कि सरकार अभी कोई भी कमिटमेंट नहीं करेगी इकोनॉमी को रिवाइव करने पर जो पैसा लगाने वाली है उसको लेकर, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन आने वाली है। तो जब तक वैक्सीन का डेवलपमेंट नहीं हो जाता कोई भी नया खर्चा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सरकार के द्वारा नहीं बताया जाएगा। और हमारी कंट्री की हालत वैसी गाइस खराब है। एक डेटा एनालाइज किया गया था जनधन अकाउंट का, तो इसमें पता लगा था कि लोगों का जो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो काफी हाई हम लोग को देखने को मिल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, लोग बाग जो है वो पैसे खर्चा नहीं कर रहे हैं, स्पेंड नहीं कर रहे हैं। और हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग की जब तक लोग पैसे को खर्च नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमी को अगर रिवाइव करना है तो पैसों का रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, याद रहा है कि नहीं यार, हमने बात करी थी, चर्चा करी थी इस बारे में। तो ये था पूरा ओवरऑल मामला जिसके बारे में एक जनरल जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस, एक रिपोर्ट के थ्रू पता लगा है कि जो छोटे बच्चे हैं तो उन पर कोरोना वायरस का भारी इंपैक्ट जो है वो आज की डेट में पड़ा है, भारी इंपैक्ट। तो देखिए जो गरीब फैमिली के जो बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो अभी एट प्रेजेंट जो है वो दोबारा से उन्होंने रैक पिकिंग यानी कि जो पन्नी वगैरह जो बीनते हैं ना जो बच्चे लोग, तो वो उन्होंने शुरू कर दिया है, भीख मांगना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की जॉब चली गई है लॉकडाउन के चलते। आप देखिए कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह सब बंद है, रियल एस्टेट का काम वगैरह सब बंद है। जो गरीब परिवार के जो जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, तो वो जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को बैगिंग पर्पस के लिए बाहर भेज दिया है। और उसके चलते हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बैगिंग में देखने को मिल रहे हैं हम लोग को, और रैक पिकिंग वगैरह एक्टिविटी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर कोरोना वायरस का इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट छोटे बच्चों पर, पुअर फैमिली जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बच्चे हैं उन पर बहुत ही एक्सट्रीम पड़ा है। तो इस चीज को भी आप अपने मेंस के आंसर में जरूर लिखिएगा। और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के सेक्शन 76 के अंदर ये लिखा हुआ है कि बैगिंग के लिए बच्चे को एम्प्लॉय करना जो होता है वो बैन है, प्रोहिबिट है। राइट, और जुवेनाइल अपराध जो है वो भी बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बताई जा रही है। क्राइम जो है वो जुवेनाइल का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एट प्रेजेंट, ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ स्कूल्स वगैरह बंद है, तो बच्चे जो क्या कर रहे हैं गाइस, तो बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई में अपना टाइम इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ज्यादा वो टाइम जो है वो काम करने पर इन्वॉल्व कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से जो है वो उनको इनकम मिल सके। और इवन उनके पेरेंट्स भी जो है वो बच्चों को काम करने पर जो है वो कर रहे हैं कि वो बाहर जाकर काम करें। राइट, तो ये बड़ी एक भयानक स्थिति एक और हम लोग को कोरोना वायरस की देखने को मिल रही है। राइट, इस चीज को जरूर आप मेंस में लिखिएगा। इसके अलावा बात करें आगे की गाइस, तो इंडिया जो है वो बांग्लादेश के कुछ विचारों के ऊपर काफी प्रसन्न हुआ है। एक्चुअली में भी क्या हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के और जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, इनके बीच में फोन पर बातचीत हो रही थी। तो उसी बीच पाकिस्तान ने बोला कि हमें कश्मीर का मुद्दा जो है वो उठाना चाहिए, राइट, कि फ्यूचर जो होगा वो कश्मीर का क्या होगा, और इस चीज को लेकर इनके कन्वर्सेशन हुआ है। उस बीच बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान उस पर दखलंदाजी ना करे। इसको लेकर इंडिया ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है बांग्लादेश को। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, फैक्चुअल चीज, मुजीब बरशो, ये क्वेश्चन आ सकता है, मुजीब बरशो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश जो है वो 100 ईयर्स बर्थ एनिवर्सरी के, यानी कि सेनेटरी जो है, यानी कि सेनेटरी मतलब 100 ईयर्स कंप्लीट होना, तो 100 ईयर्स बर्थ एनिवर्सरी जो है वो हम लोग को मुजीबुर रहमान जी की देखने को मिल रही है, जो कि बांग्लादेश के फाउंडर हैं। राइट, बांग्लादेश का फाउंडेशन जो है वो मुजीबुर रहमान जी के द्वारा किया गया, शेख मुजीब, राइट, तो इनके द्वारा किया गया है। इन्होंने एंटी पाकिस्तान फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो शुरू किया था 1971 तक, जब बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से हटकर बांग्लादेश हम लोग को देखने को मिला। राइट, तो बांग्लादेश जो है उसको आजाद कराने में इनका बहुत बड़ा रोल था। राइट, शेख मुजीब का, और इनके बर्थ को भी 100 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसको लेकर इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलकर मुजीब बरशो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा मुजीब बरशो, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि ये शेख मुजीबुर रहमान से रिलेटेड है, और ये मुजीबुर रहमान जी जो है वो बांग्लादेश के फाउंडर हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इनके बारे में। राइट, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस, इसमें बताया जा रहा है कि इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम और हमारी DRDO ये मिलकर एक रैपिड टेस्टिंग जो है वो लेकर आएंगी, काम कर रही हैं दोनों रैपिड टेस्टिंग के ऊपर, कोरोना वायरस की रैपिड टेस्टिंग के ऊपर। रैपिड टेस्टिंग समझ रहे होंगे ना क्या है ये? जैसे कि अभी जो टेस्टिंग चल रही है, जैसे कि हम जो है, जैसे मैं हूं, मैं लेबोरेटरी गया, वहां पर अपनी टेस्टिंग करवाने की, हाँ यार मुझे कोरोना वायरस है कि नहीं है, तो वहां पर बहुत ही जल्दी से पता लग जाए कि मुझे कोरोना वायरस है कि नहीं, उसको रैपिड टेस्टिंग कहते हैं। कि फटाफट बहुत सारे लोगों को फटाफट टेस्टिंग करवाई जाए और उनको फटाफट रिजल्ट जो है वो, रिपोर्ट जो है वो उनकी तुरंत जो है वो बनती जाए, तो इसको रैपिड टेस्टिंग कहा जाता है। तो काम ये चल रहा है कि 30 सेकंड से भी कम में
यानी कि 30 सेकंड से भी कम में पता लग जाएगी कोरोना वायरस है कि नहीं सामने वाले व्यक्ति को। तो उसकी रिपोर्ट जो है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव या नेगेटिव 30 सेकंड से भी कम में आ जाए, उसको लेकर इजराइल और इंडिया काम कर रही है। इसमें इजरायली टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इंडिया में जो टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिलती है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन वॉइस टेस्ट एंड ब्रेथलाइजर टेस्ट, आइसोथर्मल टेस्टिंग और टेस्टिंग पॉली अमीनो एसिड का उपयोग करते हुए। आइसोथर्मल टेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सलाइवा जो होता है, सलाइवा का सैंपल मैंने आपको पहले भी फोटोज वगैरह में दिखाया हुआ है कि इस प्रकार का जो है ये माउथ के अंदर डाला जाता है, हम लोग को देखने को मिलता है। तो उससे जो है वो पता लग जाता है कि यानी कि उससे सैंपल्स ले लिए जाते हैं, फिर उस सैंपल को जो है वो लैब्स वगैरह में टेस्ट किया जाता है। तो इंडिया के अंदर 30 मिनट के अंदर ऐसे जो वायरस है उसको डिटेक्ट किया जाता है आइसोथर्मल टेस्टिंग के थ्रू, और कुछ मिनटों में ही मात्र, यानी कि 30 मिनट से भी मतलब बहुत ही कम, मतलब मान के चलो 5-7 मिनट में जो है वो पॉली अमीनो एसिड के थ्रू टेस्टिंग होती है। इसमें वायरस प्रोटीन जो होता है वो सलाइवा से डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि सलाइवा के सैंपल से वायरस प्रोटीन डिटेक्ट किया जाता है। तो अभी तक जो टेस्टिंग जो हो रही है वो कुछ मिनटों में हम लोग को देखने को मिल रही है, बट बताया जा रहा है इंडिया और इजराइल मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिस पर 30 सेकंड से भी कम टाइम पर टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट हो सके। ठीक है, तो ये चीज है गाइस इससे रिलेटेड टॉपिक। अब इस न्यूज की बात करें गाइस तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ नए नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए हैं, कुछ नई हेल्थ वार्निंग्स की बात करी है। जितने भी सभी प्रकार के जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उसके जो पैकेट्स होते हैं तो उस पर अब नई वार्निंग्स हम लोग को देखने को मिलेंगी। इसके लिए अमेंड किया गया है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स 2008 को। सभी टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं, जो मैन्युफैक्चर करती हैं या फिर जो इंपोर्ट किए जाते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स या फिर पैक किए जाते हैं, राइट, तो उसको कहा गया है कि 1 दिसंबर 2020 के बाद उनमें भी एक नई वार्निंग इमेजेस जो है वो इशू की जाएगी, यानी कि कुछ वार्निंग इमेज उसमें एक्स्ट्रा जो है वो होनी चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बताई गई। हालांकि क्या है वार्निंग वगैरह वो सब चीज आपको इतना नहीं आना है डिटेल में, वो नहीं पूछा जाएगा। एक जनरल इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार की एक नई वार्निंग जो है वो हम लोग को 1 दिसंबर 2020 के बाद से देखने को मिलेगी, और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसका उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक पनिशेबल ऑफेंस की तरह हम लोग को देखने को मिलेगा जिसमें जेल होगी और कुछ सजा भी जो है वो हो सकती है, यानी कि मॉनेटरी फाइन जो है वो इंपोज किया जा सकता है। इंडिया की बात करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर याद रखिएगा, टोबैको के कारण, टोबैको सेवन के कारण 10 लाख लोगों की मृत्यु हर साल होती है। हर साल इंडिया में 10 लाख लोग मरते हैं टोबैको के कारण। और इंडिया ने, आपको पता होगा कि इसकी 1 अप्रैल 2016 के बाद से ये मैंडेटरी कर दिया था कि जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उसमें 85% से ज्यादा पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग होना जरूरी है, यानी कि उस पूरा जो प्रोडक्ट का पैकेट है तो उस पैकेट में 85% से ज्यादा पिक्टोरियल वार्निंग मतलब आपने देखा होगा काफी सारे सिगरेट के पैकेट्स पर जो है वो माउथ कैंसर वगैरह की फोटो बनी रहती है और काफी डेंजरस लगती है वो, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चीज का कोई सेंस नहीं बना। अगर इंडिया के अंदर ये चीज होती कि खुली सिगरेट नहीं बिकेंगी, सिर्फ पैकेट वाली सिगरेट बिकेंगी, तब इसका कुछ सेंस बनता। क्योंकि आपको पता होगा इसकी हमारे यहाँ पर लोग बाग जो है वो पूरा पैकेट खरीदने वाले काफी कम है, लोग खुली सिगरेट ज्यादा खरीदते हैं, राइट। आपने नोटिस भी किया होगा जैसे कि लोग जो है वो मतलब एक बार में 1 सिगरेट या 2 सिगरेट या 3 सिगरेट ऐसा कुछ खरीदते हैं, राइट, पूरा पैकेट नहीं खरीदते हैं। जब इंसान पूरा पैकेट खरीदेंगे, जब उनके हाथ में वो पैकेट आएगा और उस पैकेट को जब वो देखेंगे खुद अपने हाथों से, जब खोलेंगे, तब उनको एग्जैक्टली पास से करीब से वो पिक्टोरियल वार्निंग दिखेगी। और जब वो अपने घर पर ले जाएंगे, रखेंगे या जिस भी जगह पर वो रखेंगे, तो बार बार या फिर जितनी बार भी वो सिगरेट अपने हाथ से निकालेंगे तो वो पिक्टोरियल वार्निंग बार बार देखेंगे, तब वो चीज उनके माइंड में जो है वो इम्पैक्ट करेगी, राइट। बट हमारे यहाँ खुली सिगरेट ज्यादा बिकती है, तो खुली सिगरेट को बैन करना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। इसके अलावा इंडिया ने प्लेन पैकेजिंग पर भी फोकस किया हुआ है। प्लेन पैकेजिंग पर हम लोग को देखने को मिलता है कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर सिर्फ सरकार के द्वारा बताया गया ब्रांड का जो है नाम लिखा होगा, राइट, और उसमें भी स्टैंडर्ड कलर्स होंगे और स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल होगा, यानी कि जो फॉन्ट जो सरकार देगी उसी फॉन्ट पर जो है वो ब्रांड का नाम होगा। उसके अलावा ब्रांड कोई भी स्टाइलिश फॉन्ट यूज नहीं कर सकते अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। उसमें सिर्फ नाम लिखा होगा और कुछ भी नहीं। उसमें ना कोई लोगो होगा, ना कोई कलर होगा, ना कोई ब्रांड की इमेज होगी, ना कोई प्रमोशनल इंफॉर्मेशन होगी, जिससे कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो टोबैको प्रोडक्ट, वो किसी को अट्रैक्ट ना कर सके। आपको पता होगा कि कंपनीज कई बार कलर्स का उपयोग भी करती हैं अट्रैक्ट करने के लिए। कई बार कुछ प्रमोशनल मतलब जो मैसेजेस वगैरह लिख देती हैं या फिर कुछ ऐसा लिख देती हैं कि इसमें आपको ज्यादा कुछ मिल रहा है, इसमें मतलब शेर व शायरी होती है ना कई बार प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपने देखा होगा। ये सब करने के लिए सब मना कर दिया, बोला प्लेन पैकेजिंग होनी चाहिए। और ये प्लेन पैकेजिंग यूके, ऑस्ट्रेलिया और इस प्रकार की काफी सारी कंट्रीज में हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिली। तो इस चीज को इंडिया ने अडॉप्ट किया, राइट, इस पर विचार करना शुरू किया प्लेन पैकेजिंग के ऊपर, राइट। और टारगेट किया गया कि टोबैको का किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, उसको बैन कर दिया गया,
राइट। इसके अलावा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस, कानून जो है वो बनाने की बात करी। कोई भी प्रमोशन नहीं होना चाहिए टोबैको का, किसी प्रकार की स्पॉन्सरशिप नहीं होनी चाहिए, और इवन टैक्सेस भी जो है वो सरकार ने इंक्रीज कर दिए। जैसे कि अगर बात करें आज से 15 साल पहले की और अभी की, तो कुछ नहीं तो 200 से 300% सिगरेट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। जो सिगरेट आज से 15 साल पहले मान के चलो जो है वो 5 रुपए की मिला करती थी, वो आज की रेट में 15 या 20 रुपए की मिल रही है। तो अब बहुत ज्यादा जो है वो सिगरेट के प्राइसेस बढ़ गए, बिकॉज सरकार ने टैक्सेस ज्यादा बढ़ा दिए हैं। अब देखो, टैक्सेस बढ़ाए हैं, सिगरेट के प्राइसेस बढ़े हैं, बट उससे पीने वाले अभी भी पी रहे हैं। तो अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और अगर आप अभी पी रहे हो, तो अभी के लिए छोड़ दो। अपने आप से एक कमिटमेंट करो कि चलो ठीक है, मैं ये सिगरेट पीऊंगा या पीऊंगी जब मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद। क्योंकि एक स्पैन ऑफ टाइम जब आपका निकल जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आपकी ये हैबिट जो है ना वो छूट जाएगी। लोगों को लगता है लत लग जाती है, लत लग जाती है, लत छोड़ना मुश्किल होता है। ये पूरा खेल जो होता है वो दिमाग में होता है। मेरे पास काफी सारे ऐसे लोग भी हैं, और पर्सनली मैं भी आपको बताऊं कि जो है वो समझदार को एक इशारा काफी है कि अगर एक इंसान चाहे तो वो एक दिन में ही जो है वो छोड़ सकता है या छोड़ सकती हैं, राइट। तो ये चीज मेरी गौर फरमाइएगा, ये प्रैक्टिकली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जो चेन स्मोकर्स होते हैं ना कुछ कुछ, तो वो भी जो है वो एक दिन जब डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं पीना, तो मतलब नहीं पीना, फिर वो छोड़ देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, ठीक है। चलो एनीवेज, अब आगे की बात करें तो इंडिया और चाइना की बात हो रही है यहाँ पर। इंडिया और चाइना के मुद्दे की यहाँ पर बात हो रही है नेक्स्ट न्यूज में। तो आप जानते हो गाइस, इंडिया और चाइना का मुद्दा काफी पीक पर हम लोग को अभी ऑलरेडी देखने को मिला है। बॉर्डर्स पर जो फोर्सेस वगैरह हम लोग को देखने को मिली थी, जो स्टैंड ऑफ हम लोग को देखने को मिला था, इशूज हम लोग को देखने को मिले थे, राइट। तो इंडिया ने कहा है चाइना को कि अब भाई सिंसियरली काम कर लो, जो भी प्लान वगैरह जो है वो बना दो कि LAC में, इस बॉर्डर्स के ऊपर इंडिया और चाइना की इस प्रकार के इशू ना हो, राइट, दोबारा से। तो उसको लेकर एक फुल फ्लेज जो है वो प्लानिंग कर लो कि पूरी मतलब फुल रिस्टोरेशन, पीस और ट्रैंक्विलिटी की बॉर्डर पर देखने को मिले। किसी प्रकार का ये इस जो अभी हुआ है वैसा मुद्दा, या फिर जो डोकलाम में जो हुआ था 2017 में, वैसा मुद्दा जो है वो फिर से रिपीट ना हो। तो इसको लेकर इंडिया भी एट प्रेजेंट जोर दे रही है। नेक्स्ट, चाइना और USA की बात करें। चाइना और USA की रिलेशनशिप जो है वो गाइस खराब होते जा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे ऑलरेडी। अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला, USA ने ऑर्डर दिया था कि USA जो है वो हाउस्टन कंसुलेट, ये टेक्सास में हम लोग को देखने को मिलता है, USA के अंदर एक जगह, ये मान लो आप। तो वहां पर जो कंसुलेट था इसका चाइना का, राइट, जो एम्बेसी थी जो चाइना की, तो उसको मना कर दिया, उसको बंद करवा दिया है। उसको बोला कि यहाँ से भगाओ चाइना को, कोई हमें चाइना का कोई जो है वो कंसुलेट नहीं रखना, कोई ऑफिस नहीं रखना, राइट। तो भगा दिया उसको वहां से, चाइना का ऑफिस यहाँ पर शट डाउन कर दिया। इसको लेकर चाइना ने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि तुमने जो ये कहा उसका असर जो होगा वो, यानी कि उसका जो रिएक्शन जो होगा वो काफी खतरनाक होगा। तो इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो चाइना की तरफ से देखने को मिल रही है। इवन USA और चाइना के जो रिलेशनशिप थे वो काफी खराब हुए हैं पिछले कुछ सालों की। अगर हम लोग बात करें, अभी रिसेंट पास्ट में कोरोना वायरस के चलते इश्यूज हुए हैं, हुआवे के चलते इश्यूज हम लोग को देखने को मिले, साउथ चाइना सी पर जो हमेशा क्लेम करती रहती है चाइना, उसको लेकर इश्यूज जो है वो US चाइना के बीच में देखने को मिले, हांगकांग को लेकर इश्यूज देखने को मिले हैं, राइट। तो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक पता होना चाहिए कि क्या क्या मुद्दे हैं। और इवन जो कोल्ड वॉर हम लोग को देखने को मिला था इसका चाइना और USA के बीच में, जब हमने बात करी थी कि ये ट्रेड वॉर जो हो रहा था ये, राइट, तो ये जो चला था, तो उस पर भी जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि USA और चाइना के जो रिलेशन, क्योंकि बड़ा मुद्दा है ये, राइट, तो ये किस किस मैटर के ऊपर खराब हुए, डिटेरिएट हुए हैं। इसमें आप वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को भी मेंशन कर सकते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, है ना, तो वो भी मेंशन करिएगा। उसको भी USA पसंद नहीं करता है, राइट। और USA की तो अपनी एक अलग कहानी है, क्योंकि USA नहीं चाहता ना कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री सुपर पावर बन जाए, क्योंकि वो गद्दी में बैठा हुआ है, राइट। तो वो भी एक अलग एक मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट अभी जो रीसेंट पास के जो मुद्दे हैं, ये कुछ हैं जिसको आप चाहें तो बुलेट पॉइंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। पेपर 2 से रिलेटेड गाइस इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। अब गाइस चर्चा हो रही है इंडियन बुल फ्रॉग के बारे में। ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये देखिए यहाँ पर येलो कलर का ये फ्रॉग हम लोग को देखने को मिलता है। और ये फ्रॉग जो है गाइस ये काफी कॉमन है। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर ये काफी कॉमन फ्रॉग हम लोग को देखने को मिलता है। भारी मात्रा में ये फ्रॉग है और लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में हम लोग को IUCN की रेड लिस्ट में देखने को मिलता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में अगर आप देखोगे, सदर्न रीजन पर अगर आप देखोगे, तो सबसे भारी मात्रा में ये फ्रॉग हम लोग को देखने को मिलते हैं और सबसे बड़े भी हैं ये फ्रॉग, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रॉग है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, मतलब ज्यादा मात्रा में भी हैं और बड़े भी हैं ये, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, इन फ्रॉग के कारण जो है वो अंडमान एंड निकोबार के फ्रॉग्स और इवन मडागास्कर के फ्रॉग्स जो है वो काफी परेशान है। परेशान क्यों है गाइस? इन फ्रॉग का नेचर क्या है, ये जिस जगह पर भी जाते हैं उस जगह पर अपना दबदबा बना लेते हैं। दबदबा कैसे बना लेते हैं? दूसरे फ्रॉग्स को परेशान करते हैं, खाना उनका खा लेते हैं, राइट। दूसरी बात इनकी हम लोग को देखने को मिलती है कि एकदम
इनका इनकी ब्रीडिंग जो होती है बहुत तेजी से होती है, यानी कि बहुत ज्यादा अंडे वगैरह दे देते हैं। ये अंडे देते थे, उनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ने लगती है। अब जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहां के जो नेटिव फ्रॉग हैं, यानी कि जिस जगह पर ये गए, जैसे कि ये अंडमान एंड निकोबार पे गए, तो अंडमान एंड निकोबार पे जो ऑलरेडी फ्रॉग्स थे तो उनको ये परेशान कर डालते हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये फिर अपने आप को उस जगह का जो है वो मूल निवासी घोषित कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। ठीक है, तो इसको लेकर बड़ी परेशानियां चल रही हैं अभी अंडमान के अंदर, राइट। और साथ ही साथ मडागास्कर के अंदर भी यही सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है कि इन्होंने जाकर वहां के जो जो वहां पर रहने वाले जो फ्रॉग्स जो थे उनकी हालत खस्ता पंजर कर दी है। ठीक है, तो ये चीज थी इसके बारे में। अब परमानेंट कमीशन की बात हो रही है यहाँ पर। मैं चाहूंगा आप गाइस की 20 फरवरी 2020 को ये टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। हमारा जो मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहां पर आपको पढ़ाया है। यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखिएगा 20 फेब 2020, उसके आगे लिख दीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। जो सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा। इस वीडियो के अगर आप 13 मिनट 57 सेकंड पे जाओगे तो आपको ये वुमेन इन आर्म फोर्सेस का टॉपिक मिलेगा, जहां पर परमानेंट कमीशन के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो मैं चाहूंगा इस टॉपिक को जाकर आप देख लो। अभी जो ये न्यूज में आया वो इसलिए आया है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर जो है वो इशू कर दिया है, जिसके तहत जो महिला है आर्मी के अंदर उनको परमानेंट कमीशन का स्टेटस दिया जाने की बात हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि 10 फील्ड में 10 स्ट्रीम में जो एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो महिला है आर्मी के अंदर उनको परमानेंट कमीशन जो है वो अलॉट किया जा रहा है। तो इसको एक बार आप जाके पढ़ लीजिएगा, परमानेंट कमीशन के बारे में पूरा डिटेल में मैंने आप लोग को यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस, ये ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए ये अभी इस पर चर्चाएं हो रही है, ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, ये है क्या, इसको मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। इसको जो है वो डेवलप किया गया है एक थिंक टैंक के द्वारा, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल, राइट। इसके द्वारा आई स्पिरिट के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। ये बेसिकली एक प्रकार का नेटवर्क हम लोग को देखने को मिलेगा, जहां पर ये एक्चुअल में बैंक की तरह ही काम करेगा। अब देखो, एक तरफ होंगे बैंक्स, एक तरफ होंगे इन्वेस्टर और एक तरफ होंगे वो लोग जिनको पैसों की आवश्यकता है, राइट। अब जैसे कि इसमें स्मॉल बिजनेसमैन हो सकते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसमें हो सकती है, और भी काफी सारे इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये नेटवर्क क्या करेगा, ये नेटवर्क आपस में इनको कनेक्ट कर देगा, बैंक को, प्राइवेट इन्वेस्टर को और बेनिफिशियरीज को जिनको लोन्स वगैरह की आवश्यकता है, क्रेडिट की आवश्यकता है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखो हमारी कंट्री के अंदर लोन्स जो है गाइस वो काफी मतलब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर लोन्स का है। तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि जो जो इन्वेस्टर्स होंगे, जैसे कि मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक प्रकार का ये जो नेटवर्क जो क्रिएट किया जा रहा है ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा कि इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर अपना पैसा लगा दें इस नेटवर्क पर, और उनको जो बोरोवर्स जो होंगे, यानी कि जो भी पैसा जो है वो लेंगे, राइट, बोरो करेंगे, तो वो जो इंटरेस्ट देंगे वो उसकी कमाई हो जाएगी, यानी कि उसका कुछ परसेंटेज काट कर जो इन्वेस्टर की जो है होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस पर फोकस किया जा रहा है। और ये हालांकि देखो आगे आने वाले समय में जब अगर ये इंप्लीमेंट होती है तो हम लोग को देखने को मिलेगा जो स्ट्रीट वेंडर हैं या जो छोटे व्यापारी वगैरह हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह जो हैं, उनको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको काफी मतलब एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, बैंक्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उस वहां पर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि वहां पर अगर 8-9% पर जो है वो लोन्स दिए जा रहे हैं, राइट, कंज्यूमर्स को, तो यहां पर इस नेटवर्क के माध्यम के थ्रू 4-5% पर लोन जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा। तो ये हम लोग को चीज देखने को मिलेगी इस प्रकार की आगे चल के, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाती है तो। बट ये थोड़ी सी रिस्की भी होगी, इसमें इन्वेस्टर्स के पैसे डूबने के बारे में, यानी कि एक्चुअली में अभी तक क्या है कि इसके बारे में पूरी डिटेल आई नहीं है, आने वाले समय में आ सकती है। बट एक बात आप ये आपको आई थिंक कि ये नेटवर्क क्या है वो उसके बारे में आपको शायद जानकारी मिल गई होगी। सिंपल सी चीज याद रखना कि एक ऐसा नेटवर्क जहां पर इन्वेस्टर्स होंगे, जहां पर बैंक्स होगा, जिसमें एनबीएफसीज वगैरह भी हम लोग को देखने को मिलेगी, और जितने भी बड़े बड़े बैंक्स है वो सब हम लोग को देखने को मिलेंगे। और दूसरे साइड पर जो है वो कंज्यूमर्स होंगे जिनको लोन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, राइट। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं और भी माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। अब ये जो नेटवर्क होगा वो क्या ऑफर करेगा, लोन्स ऑफर करेगा उन लोगों को, और ये जो पैसा होगा वो इनसे लिया जाएगा, बैंक से या फिर लेंडर से लिया जाएगा। बट इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो काफी कम होगा। अब इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल नहीं आई है, बट ये थोड़ा सा आगे चल के रिस्की भी हो सकता है अगर ये इंप्लीमेंट होगा। तो फायदा तो देगा ये, बट इसके नुकसान भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। नुकसान कैसे कि अगर पैसा डूब जाता है, यानी कि अगर जिसने लोन लिया है वो वापस नहीं करता, तो फिर जिसका इन्वेस्टमेंट है उसका पैसा कहाँ जाएगा, उसका पैसा कहाँ से रिटर्न आएगा, उसकी कुछ गारंटी के बारे में भी यहाँ पर बात नहीं हुई है। अभी सिर्फ सिंपल सी चर्चा हुई है कि इस प्रकार की चीज हम लोग को बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोगों को लोन मिल सके, क्योंकि इंडिया के अंदर काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। हमने आपको पता होगा जब चर्चा करी थी कि चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इतनी ज्यादा कैसे, या फिर कैसे इतना भारी मात्रा में चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो उसकी वजह जो है वो चाइना के बैंकिंग सिस्टम भी है। चाइना के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी कम है, और नॉट इवन चाइना,
अगर हम लोग पूरे एशिया की बात करें तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया का हम लोग को देखने को मिलता है पूरे एशिया में। वन ऑफ द कंट्री ऐसी इंडिया हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर बैंक का काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। तो ये चीज, इसके बारे में एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। तियानवेन 1 की बात करें गाइस तो चाइना का मार्स मिशन है, याद रखना, चाइना का मार्स मिशन। चाइना ने लॉन्च कर दिया इस मिशन को। ये हाइनन आइलैंड जो हम लोग को चाइना के अंदर देखने को मिलता है, अगर चाइना के मेनलैंड के अगर आप साउथ में जाएंगे, साउथ की तरफ देखेंगे तो हाइनन आइलैंड आपको दिखाई देगा। तो यहां से जो है ये लॉन्च किया गया है मिशन, बताया जा रहा है। और अगर ये मिशन सक्सेस हो जाता है, ये मार्स में जाकर लैंड कर जाता है, तो यूएसए के बाद चाइना हम लोग को देखने को मिलेगी दूसरी कंट्री जिसने सक्सेसफुल लैंडिंग कराई होगी मार्स के ऊपर। अभी तक यूएसए ने 8 बार, यूएसए इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने मार्स के ऊपर लैंडिंग कराई हुई है, और 8 बार इसने 1976 के बाद से अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड किया है मार्स के ऊपर। हालांकि मार्स के ऊपर लैंड करना जो होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी यूएसए ने किया हुआ है। अगर दूसरी कंट्री अगर लैंड कर जाती है, चाइना, हम लोग को देखने को मिलेगा, तो बताया जा रहा है कि वो भी वेरियस रिसर्च वगैरह यहाँ पर कंडक्ट करेगी कि एंशिएंट पीरियड में, एंशिएंट समय पर जो मार्स है उसमें कैसी लाइफ हुआ करती थी। क्योंकि अभी तक कुछ रिसर्च के थ्रू पता लगा है कि मार्स में पहले के समय पर लाइफ हम लोग को देखने को मिली थी, यानी कि पहले वहां पर जीवन था, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स वगैरह पाए गए, कुछ ऐसी टोपोग्राफी हम लोग को देखने को मिली है जो कि कंफर्म करती है कि वहां पर जीवन था, राइट। और हम लोग जो बोल रहे हैं ना आज की डेट में एलियंस की जो थ्योरी सामने आती, तो कहीं से कुछ कुछ चीजें ऐसी भी लिंक की हुई है कि वहां पर जो पहले जो लोग मौजूद थे और वहां पर एकदम से मतलब क्या हुआ कि पूरी लाइफ वहां से चली गई, तो उसके बारे में भी आइडिया नहीं है, जिस पर साइंटिस्ट रिसर्चर्स चर्चा कर रहे हैं, मतलब उस पर रिसर्च जो है वो जारी है। तो अभी हम लोग देखते हैं ना जो एलियंस वगैरह, तो क्वाइट पॉसिबल कि एलियंस जो है उन्होंने कोई दूसरी जगह जो है वो ढूंढ ली है सर्वाइव करने की, और पहले वो शायद मार्स पे रहा करते थे काफी सालों पहले, राइट। काफी सालों मतलब हजारों लाखों सालों की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसको हम लोग काफी सालों बोलते हैं, ठीक। काफी साल का मतलब नहीं कि 10-15 साल, हजारों लाखों साल, ठीक है। तो ये चीज है गाइस, इसके बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। तियानवेन नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है, राइट, कि चाइना का ये मार्स मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये लास्ट टॉपिक है आज का, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जाना नहीं है, एक होमवर्क है आपके लिए आज का। ये होमवर्क जो है गाइस, ये ब्रू रियांग रेफ्यूजी क्राइसिस है। अब ये ब्रू रियांग के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है कि ब्रू रेफ्यूजी क्राइसिस क्या था। तो 18 जनवरी 2020 के लेक्चर पर आपको जाकर ये मिल जाएगा, 16 मिनट 16 सेकंड पर मैंने ये पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको जाकर एक बार देख लीजिएगा। और इसके आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने इस ब्रू रियांग रेफ्यूजी क्राइसिस के, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ नंबर्स हैं जिन पर कांटेक्ट करके पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम के फ्री ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस वन मोर थिंग कि ये लेक्चर जो डिले हो रहा था तो उसको लेकर जो बच्चे जो थे वो काफी परेशान थे। अब मैं आपको बता दूं गाइस कि मंडे को लेक्चर जो होगा वो टाइम पर आएगा, सुबह 6 बजे आपको लेक्चर मिलेगा पहले की तरह। अब और कल का दिन जो है वो संडे का है। जो आप पहली बार मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मंडे टू सैटरडे यहाँ पर न्यूज आती है, संडे को जो होता है वो आपका रिवीजन डे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि संडे की न्यूज कोई स्किप होती है, यहाँ पर कोई भी न्यूज स्किप नहीं होती है। संडे की जो न्यूज आती है वो मंडे को कवर की जाती है, या फिर संडे को अगर कई बार ज्यादा न्यूज आ जाए तो वो मंडे ट्यूसडे दोनों को कवर की जाती है, ठीक है। तो न्यूज यहाँ पर कोई स्किप नहीं होगी, दैट इज गारंटी। एंड साइकिल जो होती है उसके बारे में आपको बताना चाह रहा था कि देखिए, एक बार जब न्यूज डिले होती है ना यहाँ पर, तो वो न्यूज जो होती है वो पूरे हफ्ते तक डिले हो जाती है। डिले इन द सेंस कि टाइमिंग वाइज, कि जैसे कि आपको पता है कि सुबह 6 बजे लेक्चर आता था। अब किसी वजह से, चाहे वो मेरी हेल्थ का इशू हो, चाहे मैं कहीं बाहर चला गया हूं, या फिर कोई टेक्निकल इशू हो, जिस भी दिन अगर न्यूज सुबह की जगह शाम में आए या फिर दिन में आए, तो आप ये समझ लेना कि वो न्यूज जो होगी वो नेक्स्ट डे की भी लेट ही आएगी। उसकी वजह क्या है, मैं चाहूं तो आपको न्यूज देने के बाद फिर से 4-5 घंटे में या 2-3 घंटे में जो है वो एक और न्यूज प्रिपेयर करके आपको सुबह 6 बजे दे दूं। बट उससे क्या होगा गाइस कि उससे वो जो मैं काम करूंगा 2-3 घंटे में, वो एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज होगा और वो नुकसान आपको दे जाएगा। और मैं ऐसा कॉम्प्रोमाइज कभी करता नहीं हूं, ना क्वालिटी में ना कंटेंट में। इस न्यूज को बनाने में गाइस काफी ज्यादा टाइम लगता है। बनाने के अलावा मैं एक न्यूज के ऊपर अलग अलग न्यूज़पेपर से रिसर्च कंडक्ट करता हूँ। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कई कई सारी ऐसी न्यूज भी होती है जिसमें कंटेंट जो लिखा रहता है वो छोटा सा लिखा होता है, बट उसके बारे में काफी कुछ बैकग्राउंड डिटेल और जो ओपिनियंस वगैरह वाली जो चीजें होती हैं, अलग अलग ओपिनियंस या अलग अलग डायनेमिक्स उस न्यूज के, मैं आपको अलग से बताता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीज मैंने किसी एडिटोरियल से पढ़ी हो या अलग अलग चीजों से पढ़ी हो। और हालांकि मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए मैं ही, क्योंकि काफी सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर्सनली भी मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आए,
तो क्वाइट पॉसिबल कि आगे चल के मैं ही जो है वो एडिटोरियल भी कवर करूं, बट वो टाइमिंग का भी इशू थोड़ा सा देख रहा हूं मैं, क्योंकि टाइमिंग का ही पूरा मेन फोकस रहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भले ही एक कंटेंट आपको दूं, बट वो कंटेंट जो दूं वो बेस्ट दूं। मेरा ये फोकस होता है, और मैं इवन आपसे कमिट भी करता हूं कि अगर आप मेरे कंटेंट को रेगुलर देख रहे हो, राइट, रेगुलर मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, तो आपके प्रीलिम्स की गारंटी तो मैं देता हूँ। मेंस की इसलिए नहीं, क्योंकि मेंस में एक स्किल्स होती हैं लिखने की, आंसर राइटिंग की स्किल्स होती है, और भी कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको करना रहता है, फॉलो करना रहता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर करोगे तो मेंस भी निकलेगा। बट प्रीलिम्स के लिए मैं इसलिए गारंटी देता हूँ क्योंकि इसमें अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, लेक्चर को समय पे रिवाइज करो, जैसे ही कल का संडे का दिन है, या आपका रिवीजन डे भी होता है कि आप पुराने लेक्चर जो भी हैं उसको रिवाइज कर लो। आप सिर्फ अगर आप इतना कर लेते हो तो प्रीलिम्स में आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी। बट शर्त सिर्फ इतनी, आपको रेगुलर होना जरूरी। जो रेगुलर रहेगा वो पास कर जाएगा एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो सिर्फ एक ही चीज डिमांड करता है कि आप 1 साल तक रेगुलर हो कि नहीं हो, राइट। चलो एनीवेज, अब ज्यादा बात हो गई आज के लिए, और मंडे को आपको सुबह 6 बजे से ही न्यूज मिलेगी, राइट। एंड एडिटोरियल का भी अभी चर्चा हो रही है कि एडिटोरियल भी शायद मैं ही उठाऊं आप लोग के लिए, फिर एडिटोरियल पर भी काम करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा जैसा भी होगा, राइट। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।